मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने के सिद्धांत की प्रक्रिया में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण सूत्रों की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शिक्षण सूत्र है क्या। शिक्षण सूत्र है क्या? तो अगर शिक्षण सूत्रों की बात हम करें तो शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो शिक्षक और छात्र दोनों से संबंध रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये शिक्षक और छात्र दोनों से संबंध रखते हैं। दोनों से संबंध कैसे रखते हैं? एक शिक्षक जो होता है वह शिक्षण किस प्रकार करे, किस क्रम में करे, कब करे, इन सब की जो जानकारी होती है इसी को जब अपने अनुभवों के आधार पर एक शिक्षक व्यक्त करता है तो उसी को शिक्षण सूत्र का रूप दे दिया जाता है। और जब कब करे, कैसे करे, कितना करे, जब इसकी चर्चा हम बालक के संबंध में करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक हर कार्य करने के लिए हमेशा तैयार नहीं होता है। तो बालक कब तैयार होगा? पढ़ने के लिए बालक तैयार है कि नहीं तैयार है? वह कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? वह कब ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे ज्ञान प्राप्त करेगा, किस क्रम में ज्ञान प्राप्त करेगा, कितने समय के लिए ज्ञान प्राप्त करेगा, अगर इसकी चर्चा हम बालक के संबंध में करें तो यह भी शिक्षण सूत्र ही कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब एक शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु को जब पढ़ाने जाता है, डिलीवरी करने जाता है, तो वहाँ इसका संबंध होता है कि क्या उस क्लास के बच्चे उसको सुनने के लिए, उस टीचर को पढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो वह किस रूप में उन बच्चों तक पहुँचाया जाए, किस क्रम में वह बच्चों तक पहुँचाया जाए, तो इसका एक अनुभव उस टीचर के पास होता है। और वही अनुभव जब वह व्यक्त करता है तो वह शिक्षण सूत्र का रूप ले लेता है। यानी बच्चों तक आसानी से, सहज और सुलभ ढंग से किसी भी कंटेंट को, किसी भी पाठ्य वस्तु को हम बच्चों तक किस प्रकार से पहुंचाएं, किस क्रम में पहुंचाएं, किस समय पहुंचाएं कि जिससे प्रभावशाली शिक्षण अधिगम हो सके, उसके अनुभव को व्यक्त करना ही शिक्षण सूत्र कहलाता है। जब एक शिक्षक इन अनुभवों का दूसरे के सामने व्यक्त करता है तो व्यक्त करने का जो ये प्रक्रिया होती है, जो ये एक सूत्र बनता है, उसी को हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो मतलब सहज सरल रूप ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की जो कला होती है, उसका जो अनुभव होता है, उन्हीं अनुभवों को व्यक्त करके जब हम किसी सूत्र में पिरोते हैं तो वही शिक्षण सूत्र कहलाता है। कुछ शिक्षण सूत्रों की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र होगा वह होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला शिक्षण सूत्र अगर हम बात करें, पहले शिक्षण सूत्र की अगर हम चर्चा करें तो पहला शिक्षण सूत्र हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से का मतलब कि बच्चे को जो पूर्व में ज्ञान है वो ज्ञात है, और जो उसको अभी ज्ञात नहीं, मतलब जो उसको अभी नहीं पता है, वह अज्ञात है। तो जब भी कोई टीचर क्लासरूम में जाता है तो सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का उसको पता लगाना होता है। जैसे कि एक इमारत जब खड़ी की जाती है तो सबसे पहले उसके नींव को देखा जाता है कि इस नींव पे हम कितने तल्ले की बिल्डिंग हम खड़ा कर सकते हैं, कितने मंजिले की बिल्डिंग हम खड़ा कर सकते हैं। अगर उसका आधार कमज़ोर है, अगर उसकी नींव कमज़ोर है तो उसकी ऊंचाई हम उतनी नहीं दे सकते हैं जितनी एक मजबूत नींव पे दे सकते हैं। और वही सेम चीज़ यहाँ होता है कि बच्चे को जो ज्ञात है, बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है, उस पे ही हमको नया ज्ञान की आधारशिला रखना है, नए ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बच्चे को हम नया ज्ञान देते हैं। तो शिक्षक का कार्य होता है कि सबसे पहले जब वह क्लासरूम में जाए तो उस चैप्टर से संबंधित, उस पाठ्यक्रम से संबंधित, उस कंटेंट से संबंधित जो बच्चे को नॉलेज हो, उसकी जानकारी उस टीचर को होनी चाहिए कि अब इसके बाद हमको किस स्तर से उठा करके वो बच्चों को कहाँ लेकर के जाना है, इसकी जानकारी उस
शिक्षक को होनी चाहिए। तो जो बच्चों को ज्ञात होता है वह उनके लिए आसान होता है, और जो बच्चों को अज्ञात होता है वह कठिन होता है। तो जब कभी भी हम जब शिक्षण कार्य करने जाएं या कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य करने जाए, तो वह हमेशा इस शिक्षण सूत्र का ही प्रयोग करे कि जो बच्चों को ज्ञात है, जो विद्यार्थियों को ज्ञात है, जो छात्रों को ज्ञात है, उस पे वह एक बिल्डिंग का निर्माण करे। जिस प्रकार उसका आधारशिला होगा उसी प्रकार पे उसकी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है एक शिक्षक। तो ज्ञात को आधार बनाकर अज्ञात का शिक्षण करना ही इस सूत्र का प्रमुख उद्देश्य है। अगर दूसरे हम शिक्षण सूत्र की चर्चा करें तो दूसरा शिक्षण सूत्र होगा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। बच्चों को जो ज्ञात होता है वही सरल होता है, बच्चे को जो समझ में आता है वही सरल होता है, और बच्चों को जो अभी नहीं आता है, अज्ञात है, वह कठिन है। तो जब भी कोई टीचर शिक्षण कार्य करे तो वह सरल से यानी धीरे धीरे कठिनाई का स्तर जो है वह बढ़ाता जाए। ऐसा ना हो कि सबसे पहले बच्चे के सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां विकसित कर दी जाए जिससे बच्चे को लगे कि यह विषय तो बहुत कठिन है या टॉपिक तो बहुत कठिन है, तो बच्चा उससे क्या होगा, दूर भगने का प्रयास करेगा। तो जब भी क्रम अपनाया जाए शिक्षण कार्य करने का तो वह सरल से कठिन की तरफ ही बढ़ाया जाए। पहले सरल यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं और धीरे धीरे करके उसको आगे कठिनता की तरफ बढ़ाया जाए, जिससे बच्चे उस कंटेंट को देख करके दूर भगने का प्रयास न करें। यानी कि जब भी शिक्षण करने का जो भी तरीका होगा वह सरल से कठिन की ओर होगा। यह दूसरा शिक्षण सूत्र है, सरल से कठिन की ओर। अगर तीसरे शिक्षण सूत्र की बात करें तो तीसरा शिक्षण सूत्र होगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जब भी किसी बच्चे को किसी क्लास को हमको टीचिंग करना है, शिक्षण कार्य करना है, तो बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से देख सके और उसकी तुलना कर सके अन्य वस्तुओं से। तो जब एक शिक्षण कार्य हम करते हैं तो बच्चों के सामने विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने का हम कार्य करते हैं। तो वह जो हम शिक्षण सामग्री प्रयोग करते हैं या जो हम मॉडल प्रयोग करते हैं या जो हम ओरिजिनल वस्तुएं ही ले जाके क्लासरूम में दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिससे बच्चा अधिक से अधिक समझ सके, तो वह होता है कौन सा ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और धीरे धीरे करके हम बच्चे के सामने ऐसी तार्किक और बौद्धिक क्षमताएं विकसित कर देते हैं जिससे बच्चा अप्रत्यक्ष ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें एक छोटे बच्चे से, तो अमेरिका के बारे में बच्चा कुछ नहीं जानता है क्योंकि भारत के भी अभी किसी सिटी में वह बच्चा नहीं गया है। लेकिन किसी बड़े के सामने अगर हम अमेरिका के किसी सिटी की बात करेंगे, जैसे वाशिंगटन की हमने बात किया, एक अमेरिका का एक सिटी है, तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, नौजवान होगा, तो वह जो अगर भारत के किसी बड़े सिटी में गया होगा तो वह एक बार तुलना कर सकता है कि जो हम सिटी भारत का देखे हैं उससे भी अच्छा हो सकता है, उससे भी खराब हो सकता है। तो एक कल्पना उसके अंदर जो है वो डेवलप होगी और उसका आधार वो सिटी होगा जो उसने भारत की सबसे महत्वपूर्ण सिटी, सबसे बड़ी सिटी को देखा है। लेकिन छोटे बच्चों के बारे में अगर हम इस प्रकार के उदाहरण दूर दूर के देंगे जिससे बच्चा संबंध स्थापित ना कर पावे, तो बच्चा जब संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कठिन परिस्थितियां विकसित होंगी जिससे वह शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य से वह भागने का प्रयास करेगा। तो जब भी टीचर शिक्षण कार्य करने जाए तो वह प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो सूत्र है उसका पालन उसको करना चाहिए। उसके बाद चौथे शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब कि वास्तव में उस वस्तु को हम जो दिखा रहे हैं वो मूर्त रूप है,
अमूर्त का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, बच्चों के सामने वह उपस्थित ना हो, वही अमूर्त है। जैसे हम किसी बाहर के किसी देश की बात करें, वहाँ पे कोई ऐसा प्राणी रहता है जो भारत में नहीं रहता है, तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं, अमूर्त रूप में कर सकते हैं। और जब बच्चों के सामने, क्लास के सामने हम कोई वस्तु ले जाके रख देते हैं और कहते हैं अब इसकी विशेषता बताइए। जैसे मान लीजिए कि हमको गाय पे निबंध लिखवाना है, तो गाय पे निबंध लिखवाना है, ये गाय कहीं जा रही है, गाय को देख करके अब उसके बारे में अगर लिखवाया जाए कि देख देख के लिखो गाय को, गाय के पास 2 सींग है, गाय के पास 4 पैर है, गाय के पास 1 पूँछ है, देख करके बच्चे वहाँ कर रहे हैं, तो वो मूर्त रूप हो गया। और अगर वहाँ पे गाय ना हो और बच्चों से कहा जाए कि गाय के बारे में लिखिए, तो बच्चे क्या होगा, अमूर्त रूप में उसको चिंतन करके कि गाय अगर देखे होंगे तो अमूर्त रूप में उसको चिंतन करेंगे और मूर्त रूप में लाने का प्रयास करेंगे। और जब उसके दिमाग में वह गाय छपेगी तो उसके बाद उसको देख देख करके बच्चे लिखने का प्रयास करेंगे। तो मूर्त रूप का मतलब जो वहाँ उपस्थित हो और अमूर्त रूप का मतलब जो उपस्थित ना हो। तो शिक्षक को हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। 5वें शिक्षण सूत्र की अगर बात करें तो पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। जब बच्चों को बॉडी पार्ट्स पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये मनुष्य का एक शरीर है, शरीर के बारे में उसको ज्ञान कराया जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है ये आँख है, ये नाक है, ये सर है, ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, ये पीठ है, मतलब तमाम जो अंग होते हैं उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है। तो पहले मनुष्य के शरीर का ज्ञान कराया गया, उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान कराया गया, और उसके बाद अब शरीर के अंदर जो अंग हैं, चाहे वो लीवर हो, चाहे यकृत लीवर हो, चाहे वो आंत हो, चाहे अन्य प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर हैं उसकी बात हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम छोटे से छोटे पुर्जे की तरफ जा रहे हैं। तो छोटे से छोटे जो अंग की तरफ हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमने मनुष्य के शरीर की बात की, लेकिन अगर बच्चे के सामने हम पहले ही अंदर के जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी हम बात करना शुरू कर दें, तो बच्चे को लगेगा ये तो बहुत कठिन कार्य है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब भी आपने देखा होगा तो पूर्ण से अंश की तरफ ही, यानी बच्चे को सबसे पहले संपूर्ण की जानकारी दी जाती है और उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उसकी जानकारी बच्चों को दी जाती है, और यह एक प्रमुख शिक्षण सूत्र है। अगले शिक्षण सूत्र की अगर बात की जाए तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट का मतलब कोई उदाहरण। जैसे हम कहते हैं कि एक ही टाइप के कई उदाहरण देने के बाद हम एक नियम बना लेते हैं। कोई हमको कंटेंट पढ़ाना है, कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम कई उदाहरणों के द्वारा हम उस बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, और जब कई उदाहरणों के द्वारा बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं तो उन्हीं उदाहरणों से ही जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे हम एक नियम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी हमारा जो डायरेक्शन होता है ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या हम कह सकते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर होता है। तो उदाहरण से नियम की ओर का मतलब जब हम बच्चे के सामने कोई शिक्षण कार्य करने जाते हैं, कोई कंटेंट लेके जाते हैं, कोई पाठ्यवस्तु लेके जाते हैं जो हमको पढ़ाना होता है, तो उस पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए हम बच्चे के सामने तमाम प्रकार के उदाहरण रखते हैं, और उन उदाहरणों के द्वारा हम एक नियम की तरफ बढ़ जाते हैं और एक निष्कर्ष स्वरूप एक नियम निकालते हैं। तो हम गए कहाँ से, उदाहरण से, और पहुँचे कहाँ, नियम की तरफ। हम दिए क्या, किसी एक व्यक्ति के बारे में हमने बताया, उदाहरण का मतलब किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब नियम बनेगा तो वह सबके ऊपर लागू होगा, और वह सामान्य जो सबके ऊपर लागू होता है वही सामान्य कहलाता है। तो इसका मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब उदाहरण से नियम की ओर होता है। तो बच्चों को जब भी हम पढ़ाने जाएं तो तमाम सारे उदाहरणों के द्वारा हम किसी नियम का प्रतिपादन करना वहाँ सिखाते हैं बच्चों को, और यही जो शिक्षण सूत्र होता है उसी को हम विशिष्ट से सामान्य की ओर की संज्ञा देते हैं। अगले अगर हम चर्चा करें 7वें उसका, तो विश्लेषण
से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। कंटेंट को जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देंगे तो बच्चों को समझाने में, बच्चों को समझने में आसानी होगी और उसको हम एक क्रम में व्यवस्थित करके बच्चों के सामने हम उसको रखने का प्रयास करते हैं। अगर हम किसी भी कंटेंट को पूरा का पूरा बच्चों के सामने ले जा कर के रख देंगे तो बच्चे उसको समझने में उनको दिक्कत होगी और वह जब दिक्कत कहीं भी छात्रों को होगी, दिक्कत कहीं भी जब बच्चों को होती है तो वह उस कार्य से दूर हटने का प्रयास करते हैं। जब भी उन्हें कठिनाई का एहसास होगा तो वह उस कार्य से दूर हटने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट लेते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके हम बच्चों के सामने उसको रखते हैं और बच्चे उसको अधिगम करते हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है फिर से उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके, मतलब मिला करके, और फिर से जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो वही होता है संश्लेषण। यानी छोटे छोटे टुकड़ों को बांट करके उसका हमने अध्ययन किया और फिर उसको मिला करके हमने अध्ययन किया। यही जो फार्मूला होता है, यही जो सूत्र होता है, उसी को हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जिसमें किसी वस्तु के स्वरूप की रचना को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको हम कई आसान भागों में विभाजित कर लेते हैं। विश्लेषण का मतलब कई आसान भागों में हम उसको विभाजित कर लेते हैं और विभाजित करने के फलस्वरूप हम फिर संश्लेषण करते हैं। और संश्लेषण का कार्य इसका ठीक उल्टा होता है कि कई छोटे छोटे भागों को हम इकट्ठा करके और उसको समझने और समझाने का प्रयास जब करते हैं तो यह फार्मूला बनता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला जो फार्मूला है 8वां, आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन भी, आगमन का मतलब कि उदाहरण के द्वारा और निगमन का मतलब नियम से। तो जब हम आगमन की बात करेंगे तो आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और जब निगमन की हम बात करेंगे तो निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, यानी कि विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ही बच्चों को समझाने का प्रयास शुरू में किया जाए कि पहले हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम उसको समझाने का प्रयास करें जो बच्चे के जीवन से संबंधित हो। बच्चे का जो परिवेश है उस परिवेश के आसपास वैसे उदाहरण मौजूद हों जो हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बच्चों के सामने ऐसा हम उदाहरण ना प्रस्तुत करें कि जो बच्चों के परिवेश से संबंधित ना हो। अगर बच्चों के परिवेश से संबंधित वह उदाहरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से बच्चे उसको समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो शुरू में जब हम बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें तो वहाँ बहुत ढेर सारे उदाहरणों के द्वारा ही, और उदाहरण भी ऐसे हों कि जो उनके परिवेश से, उनके समाज से संबंधित हों, ऐसे उदाहरण ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और जब बच्चे धीरे धीरे बड़ा हो जाए, बच्चे धीरे धीरे समझना शुरू कर दें तो वहाँ हमको क्या करना होगा कि हम पहले वहाँ नियम लिखा करके ही हम इसको कर सकते हैं। नियम से हम उदाहरण की ओर जा सकते हैं। पहले हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखा दिया और उसके बाद हम उसको उस पर तमाम उदाहरण देने का प्रयास करेंगे। तो छोटे बच्चों के लिए यानी शिक्षण कार्य करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आगमन और उसके बाद फिर निगमन। अगर अगले शिक्षण सूत्र की चर्चा की जाए तो यहाँ होगा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान का मतलब कि बच्चे की एज के अनुसार, बच्चे की योग्यता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे के परिवेश के अनुसार
बच्चे के आयु के अनुसार जब हम उसको शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो यही मनोविज्ञान कहलाता है। तो शुरू में जब हम बच्चे को शिक्षा देने का कार्य करें तो मनोवैज्ञानिक आधार पर ही शिक्षा देने का कार्य करें। बच्चे की योग्यता और क्षमता आयु के आधार पर ही उसको शिक्षा दें। ऐसा ना हो कि हम छोटे बच्चे को बड़ा समझ करके शिक्षा देने का प्रयास करें, तो हमारा शिक्षण कार्य वहीं विफल हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर तर्क करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। अब बच्चे को हम थोड़ा सा तर्क की ओर, यानी हम अब समस्या समाधान, जब तर्क संगत की बात होगी तो क्या होगा, समस्या केंद्रित अब ये हो गया। हम किसी बच्चे को एक समस्या दे देते हैं और उस समस्या को वह अपने तर्कों के आधार पे, अपने रीजनिंग के आधार पे वह उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो अब क्या हो गया, वो तर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे के अंदर शुरू में जो होता है वो तर्क का अभाव होता है, तर्क उसके अंदर नहीं होता है, तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, एनालिसिस करने की क्षमता नहीं होती है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वहाँ हमको मनोविज्ञान का प्रयोग करना होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे वह तर्क करना सीख जाता है। तो हमारा जो शिक्षण सूत्र होता है वो मनोविज्ञान से या मनोवैज्ञानिक से लेकर के और वह तर्क संगत की ओर जाता है। तो इस प्रकार से ये, अगर लास्ट से बात करें, लास्ट का, तो अनुभव से युक्त अनिश्चित से निश्चित, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अनिश्चित से निश्चित की ओर है। जब बच्चे को हम कोई शिक्षा देने का कार्य करते हैं, कोई नया कंटेंट हम बच्चे को पढ़ाने जाते हैं, तो बच्चा वो अनिश्चित होता है। और जब हम पढ़ा के ख़त्म करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई एक निश्चितता आ जाती है, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट उसके अंदर बन जाता है। यानी बच्चा जब तक नहीं जानता है तब तक उसके विषय में वह अनिश्चित है। जैसे कोई ऐसा जानवर हो कि जिसको अभी तक बच्चों ने ना देखा हो, तो इसका मतलब उस जानवर के बारे में बच्चों के पास जो ज्ञान है वो अनिश्चित है, वो जानते ही नहीं है कि ये क्या है। और जब जानते नहीं है तो इसका मतलब अनिश्चित है। अब हम जब बच्चे को उस जानवर के बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अनिश्चित से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तो है नहीं, बच्चों के पास उससे संबंधित कोई ज्ञान तो है नहीं। तो बच्चा शुरू कहाँ से कर रहा है, अनिश्चित से शुरू कर रहा है। लेकिन जब बच्चे को हम उस जानवर के बारे में पूरा ज्ञान दे देंगे तो उनके अंदर एक क्या होगा, इमेज बन जाएगा उस जानवर से संबंधित, और उसके बारे में वह कुछ ना कुछ जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और फिर से जब भविष्य में वह उस जानवर को देखेंगे तो उनके अंदर एक इमेज रहेगा कि हाँ, ये फला जानवर है जो हमको बताया गया है, यानी कि ये निश्चित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चे को कोई भी हम टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो अनिश्चित होता है, और धीरे धीरे जब बच्चे को हम पढ़ा देते हैं पूरा तो वह एक निश्चितता बन जाती है उसके अंदर। तो ये एक शिक्षण सूत्र बन गया अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो यहाँ पे हमने 10 शिक्षण सूत्रों की चर्चा किया, जो ये प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र बहुत होते हैं, जैसे किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया, किसी क्लास को नहीं समझ में आया और हमने कुछ नई युक्ति लगा दी, और अगर अब बच्चों को समझ में आ गया तो इसका मतलब जो कुछ हमने नया किया वो हमारे अनुभव के आधार पे अब अगर हम किसी दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे तो वही शिक्षण सूत्र कहलाएगा। तो शिक्षण सूत्र तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं प्रमुख शिक्षण सूत्रों की तो यही 10-12 शिक्षण सूत्र जो हैं वो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं, मुख्य शिक्षण सूत्र हैं। तो कल के वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे शिक्षण के स्तर के बारे में, जो स्मृति स्तर होगा, बोध स्तर होगा और चिंतन स्तर होगा। तो अगर आप इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं तो जिस भी प्लेटफार्म पे इसको आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, तो जहाँ पे भी आप हैं वहाँ इसको एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।